इंकलाबी तब्दीली। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाना ब्लंडर है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग तो जारी है। ऐसे में वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के ताल्लुकात भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और एक तनकीद दोनों तरफ से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो आजकल सिंध के दौरे पर हैं और 5 दीगर वज़रा भी सिंध के दौरे पर हैं, कराची में मौजूद हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि सिंध में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। ये जो उनका बयान है, ये हवा वो किस तरफ इशारा दे रहे हैं? क्या वो दोबारा से किसी तब्दीली की बात कर रहे हैं सिंध के अंदर, जिसकी कोशिश पिछले दिनों तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की थी, वफाकी हुकूमत ने, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी थी। और इसके साथ ही साथ कराची में 500 गैर कानूनी अमारात को गिराने के अदालती फैसले के सामने सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ने और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने हाथ उठा दिए हैं। उनका कहना है कि हम ये काम नहीं कर सकते, बिल्डिंग्स नहीं गिरा सकते। जबकि अब यहाँ पे अहम सवाल ये होता है कि हाथ तो उठा दिए हैं वज़ीर बल्दियात साहब ने, सिंध हुकूमत ने, लेकिन क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो हुकाम जिनकी मदद से ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स तामीर हुई, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? चूँकि इस वक्त एक बड़ी बुरानी कैफियत बन गई है उन लोगों के लिए कि जिनकी शादियां शेड्यूल्ड थी अगले 1-2 रोज़ के अंदर, क्योंकि कल से शादी हॉल जो हैं वो उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया, वो बंद कर रहे हैं। तो ये इस वक्त एक बुरानी कैफियत उन लोगों के लिए पैदा हो चुकी है जिनकी शादियां कल या परसों शेड्यूल्ड थी। और इसके साथ ही साथ इक़्तिदार में आने से पहले तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि वो एक आइडियल ज़बरदस्त किस्म का बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली होगी। लेकिन अमलन इस वक्त सूरत हाल यह है कि पंजाब के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम है वो इस वक्त स्टैंड स्टिल है, किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। इवन जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर है उसके चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि हमारे फंड जारी किए जाए, हमें हमारे इख्तियारात दिए जाएँ। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये कहना था कि हम जल्दी नया निज़ाम लेके आएंगे और मे बी टेन्योर भी पहले वाला जो है उसके शॉर्ट किया जाए, नया बल्दियाती निज़ाम लाया जाए। तो इस पर अब क्यों आगे तहरीक इंसाफ नहीं अमल करवा रही जो उनका एजेंडा था? और साथ ही साथ सानिया साहिवाल के जो मकतूलीन थे उनके लवाहिकीन इस्लामाबाद में दर बदर दो रोज़ ठोकरें खाते रहे। कल वो आए, पहले कहा गया उन्हें पुलिस की तरफ से कि सदर ने बुलाया है, वहाँ से इनकार हो गया कि हमने नहीं बुलाया। चेयरमैन सेनेट का कहा गया, वहाँ से इनकार हो गया। फिर ये कहा गया कि आज ये बताया जा रहा है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में रहमान मलिक साहब ने उन्हें बुलाया था, नोटिस जारी किया था, जबकि रहमान मलिक साहब भी इनकारी हैं कि हमने नहीं बुलाया, जिस पे सख्त एक रद्द-ए-अमल सामने आया है जो मकतूलीन के अहलियाना है उनकी तरफ से कि ये मजाक हमारे साथ बंद किया जाए। दादरसी नहीं कर सकते तो ये मजाक तो ना करें। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर पर गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद है जनाब आजिज़ ज़ावरा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है। सेनेटर जनरल क़य्यूम साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और कुछ ही देर में बैरिस्टर सैफ साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कराची और बिलखुसूस सिंध की सियासत की, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये दावा है कि सिंध में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। दीगर वफाकी वज़रा भी 4 से 5 इस वक्त सिंध में मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, जो शाह साहब दावा कर रहे हैं कि सिंध में तब्दीली की हवा चल पड़ी है, ये हवा जो है ये इस्लामाबाद से सिंध की तरफ, कराची की तरफ चल पड़ी है या गवर्नर हाउस से? चूँकि गवर्नर हाउस में आज भी बड़ी मीटिंग्स हुई, वफाकी वज़रा शरीक थे, MNA शरीक थे, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, तो क्या फैसले हुए तब्दीली से मुतल्लिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। अच्छा, जो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई उसमें मैं शरीक नहीं था, मैं अपने हलके के अंदर मौजूद था और गवर्नर साहब मेरे हलके में तशरीफ़ लाए थे। मैंने वहाँ पे रोज़गार स्कीम के तहत मुस्तहिक लोगों में रिक्शे और सिलाई मशीनें तकसीम करनी थी। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कराची में हूँ तो ज़्यादातर मैं अपने हलके में रहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया कि सिंध के अंदर तब्दीली, तो सिंध के अंदर जो तब्दीली है वो हमारे नज़र में ये है कि अब लोगों का रुझान जो है वो पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा मुखालफत की तरफ जा रहा है और वो इंशाल्लाह उनका रुख जो है वो PTI की तरफ होगा। और इस तरह हम एक जमहूरी अमल के ज़रिए तब्दीली की बात करते हैं, हम गैर जमहूरी अमल के ज़रिए तब्दीली की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि वक्त आने पर अब सिंध भी अपना बेहतर फ़ैसला करेगा।
लेकिन ये जमहूरी अमल तो ज़ाहिर है 5 साल के बाद होना है, ये फौरी तौर पे तो तब्दीली कैसे कोई इम्कान नहीं है। जी, तो जाहिर बात है उसकी तैयारी, समर भाई, उसकी तैयारी अभी से ही है। लोगों को तैयार करना होता है। 5 साल बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है हमारे खिलाफ भी फैसला आ सकता है, ऐसा कोई अजंबे की बात नहीं है। लेकिन अगर हमने अपनी तैयारी और अपने किए हुए वादे पूरे किए तो पंजाब KPK में जैसे माजी में हुआ कि दोबारा हमें अक्सरियत के साथ वोट पड़ा, तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा सिंध भी हमारे साथ खड़ा होगा। ठीक, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कुछ और कर रहे थे। वो तो सिंध के वज़ीर आला को बड़ा ख़तरे में देख रहे थे, उनके लिए बड़े ख़तरात देख रहे थे। मैं ज़रा चाहूँगा सुना दिया जाए, मुराद अली शाह साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते सिंध असम्बली में इजलास के दौरान क्या बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान डूबने से मुतल्लिक बात की, खदशात का इज़हार किया था इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वफाक अगर नहीं काम कर रहा तो हम काम करवाएंगे। उसके जवाब में कल फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, दोनों शॉर्ट सर आपको सुनवा देते हैं। सिर्फ यही बात रह गई है कि इसको मार दो, इसको पकड़ लो, इसको दफन कर दो। अरे भाई, मुल्क को कौन चलाएगा? मुल्क को कौन चलाएगा? प्लीज 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 गेट योर एक्ट टुगेदर। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूं तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। जो ही जरा बात होती है फिर मुराद अली शाह साहब को असम्बली में हिस्टेरिया के अटैक आ जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये वो एक लोमड़ी जो थी वो डूब रही थी, तो किसी ने कहा क्या, उसने कहा क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। तो बाहर खड़े हुए लोगों ने कहा सिर्फ तुम डूब रही हो, कोई क़यामत नहीं है। आप मुराद अली शाह साहब डूब रहे हैं, पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। सिंध हुकूमत के जो निज़ाम है वो डूब रहा है, सिंध के जरदार डूब रहे हैं। जी आजिज़ धामरा साहब, वाकई में मुराद अली शाह साहब को डूबते हुए देखने का कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है कि वो डूब रहे हैं, जिसकी बात फवाद चौधरी साहब कर रहे थे? और ज़ाहिर है पिछले दिनों बड़ी बातें चलती रहीं, कभी गवर्नर राज की, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक्स की। वो ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया है जिसे आप कहते थे कि वफाक की तरफ से साजिश हो रही है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, या फिर अभी भी ख़तरात मौजूद हैं जो तब्दीली की बातें हो रही हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए समर, पहली बात है जो साजिशी ज़हनियत होती है वो कभी भी एक जगह ठहरती नहीं है और वो कंटिन्यू अपनी कोशिशें जारी रखती हैं और उनको भले जारी रखनी चाहिए अगर वो जारी रखते हैं। दूसरी बात कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसी क्या बात कर दी कि इनका ऐसा आईना के दिखा दिया कि ये नाराज़ हो गए और उन्होंने दिल पे बात ले ली। उन्होंने कहा कि जब आप हुकूमत चलाने के बजाय फसादी ज़हनियत के साथ एक हिजान पैदा कर देंगे सारे सियासी सिस्टम में, क्योंकि आपने जो मुआशी रिफॉर्म्स की बात की कहीं पे नज़र नहीं आए, आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की कहीं पे नज़र नहीं आए, आपने बल्दियाती रिफॉर्म्स की बात की कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। एक सूबा है जो अपोजिशन में है, जिसका ताल्लुक अपोजिशन की जमात से है, उसको आए दिन गिदड़ बबकियों के साथ अगर आप यलगार करते रहेंगे तो उनसे मुखातिब हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब, और उनका लहजा ये था कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उन्होंने सही सिमत में लाने का एक मशवरा दिया है इस हुकूमत को और ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को। अगर उसके बावजूद ये अटैक करते रहेंगे और ये अगर तब्दीली की बातें करते रहेंगे, देखें एक तो तबदीली साहब ने वाज़ेह तो कर दी कि वो तब्दीली 5 साल के बाद अवाम के थ्रू तब्दीली की बात कर रहे हैं, किसी गैर जमहूरी तब्दीली की बात नहीं कर रहे हैं। इशू ये है, आफ्ताब जहांगीर साहब इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उनका एक अपना एक नुक्ता नज़र आपके सामने आ गया। आप दिन में जितने टॉक शोज करेंगे, PTI के मेरे भाई जितने जितने मुख्तलिफ टॉक शोज में आपको नजर आएंगे, उनका अपना ओपिनियन है और बाद में पार्टी कहती है कि ये जाती इनका ओपिनियन है। अब हम जब बात करें तो इनकी जो बात होती है उसको पॉलिसी बयान समझें, मौजूद थे उनकी पॉलिसी बयान समझें या जाती राय समझें उनकी, नंबर 1। और दूसरी बात, तब्दीली सिंध में इस तरह आई हुई है कि 2018 में पीपुल्स पार्टी न्यू मैंडेट रिन्यू करा के अवाम के पास में तब्दीली, समर भाई, और दूसरी बात कैसे आई है? आफ्ताब भाई इस तरह नहीं, आफ्ताब भाई इस तरह नहीं, आप भी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे फिर माजरत के साथ। और दूसरी बात यह है कि कराची के अंदर अगर आपने शहरी मैंडेट का दावा किया है तो मेरे भाई अभी रिसेंटली लोकल बॉडीज की 20 निशस्तों पे बाय इलेक्शन हुई, उसमें से 19 निशस्तों पे PTI को शिकस्त नसीब हुई है। अब यहां से अंदाजा कराएं पता नहीं कौन सी तब्दीली की उम्मीद रखे हुए हैं। अगर उम्मीद रखते हैं तो पे कोई पाबंदी नहीं, कोई टैक्स नहीं लगा, इनकी जो ननी मुनी बजट आई है दिखाऊंगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगा। आप देखते रहे तब्दीली के, और ऐसा कोई नहीं आपको किसी किस्म का, ठीक, कोई खतरा नहीं है और ये इस पोजीशन में ही नहीं है।
मैं वल्ला कहता हूं कि ये इस पोजीशन में नहीं है, ये सिर्फ अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए और टॉक शोज में मीडिया में जिंदा रहने के लिए इस तरह कोशिश करते हैं। इनको अगर इंसाफ देना हो ना, अगर ये वाकई रियासत मदीना, देखें आफ्ताब भाई आप बात नहीं कर सकेंगे, आफ्ताब भाई आप बात नहीं कर सकेंगे, इस तरह बात नहीं कर सकेंगे, इस तरह बात नहीं कर सकेंगे फिर आप, क्योंकि आपको बात करने में कोई बात करने में आपके पास है ही कुछ नहीं, आपकी दुकान खाली पड़ी है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा ना मेरे पास क्या है, आपको इंसाफ देना है ना, दूंगा तो पंजाब में समर साहब को भी दावत दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि है क्या मेरे पास से जबरदस्ती इस्लामाबाद कॉल की है, तो ये तो आपकी गवर्नेंस है। वहां के चीफ मिनिस्टर जो आपका लाडला बच्चा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो तो कहते हैं पंजाब में जैसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, आप सिंध के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, मगर एक जो दुखी फैमिली है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? तब्दीली तो वहां नजर आनी चाहिए आप। ठीक जनरल साहब, एक तरफ आज आप देखें कि कश्मीर की सूरत आलम देखें तो भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है, जिससे कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है। हमारे वजीर ख़ारजा साहब जो हैं वो मिशन सिंध पे निकले हुए, सिंध फतह करने निकले हुए हैं, वहाँ तब्दीली की बातें कर रहे हैं। आज बेहतर ना होता कि उनकी तरफ से कोई बयान आ जाता, बजाय कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस वक्त जो चल रही है उसमें उलझे हुए हैं, वो कोई बयान दे देते, एक अच्छा सा पाकिस्तान की तरफ से आ जाता, रद्द-ए-अमल कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। आज भी 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया मकबूजा कश्मीर के अंदर, और यही तहरीक इंसाफ थी जब अपोजिशन में थी तो आपकी हुकूमत को, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मोदी का यार का ताना दिया करती थी कि खामोशी है इस तरफ से। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंडिया पे बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारा अगर जमहूरियत के ऊपर अपना ईमान और यकीन है और हम समझते हैं कि यही वे आउट है, तो हमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के मैंडेट की इज़्ज़त करनी होगी और रिस्पेक्ट करनी होगी। सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल पार्टी की, उनको लोगों ने मैंडेट दिया है और उन्होंने डिलीवर करना है, और अगर वो नहीं करेंगे और वो खामियां होंगी तो अपोजिशन वहाँ फ्लोर पे पॉइंट आउट करेगी और उसके बाद उनको वोट नहीं मिलेंगे। इसी तरह पंजाब के अंदर आल्दो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, लेकिन चूँकि एक इत्तेहाद बन गया और वो हुकूमत है, और वो हुकूमत अगर डिलीवर करेगी तो लोग खुश होंगे, नहीं करेगी तो मोतरज़ होंगे और फिर वोट नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में मेरी गुफ्तगू में तलखी नहीं होनी चाहिए। ये जो फवाद चौधरी साहब की भी लैंग्वेज है कि वो लुमड़ी की एग्जांपल देना, when you are talking about the chief minister and the chief executive of a province, में वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का एहतराम होना चाहिए। तो देखें, मेरा मतलब है कि हदूदो कयूद लाजम है, ये हमारे ऊपर भी लाजम है और ये हुकूमत के ऊपर तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, बिकॉज मुल्क के अंदर अगर अमन होगा तो क्रेडिट जाएगा हुकूमत को, और अगर डिस्टर्बेंस होगी किसी वजह से भी और नहीं चल सकेगा फिर डिसक्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में माहौल को बेहतर करना चाहिए। अभी दूसरी बात बहुत आम है, आज का जो दिन है, देखें, इंडिया अपनी आज़ादी का दिन मनाता है 15 अगस्त 1947, फिर 26 नवंबर को उन्होंने फौरी तौर के ऊपर बाद में अपना एक वो बना लिया, आइन बना लिया 1947 के अंदर, 49 के अंदर, विद इन लेस दैन 2 years टाइम, और एक्चुअली उसको जो इम्प्लीमेंट किया वो 26 जनवरी 1950 को किया। तो ये आज का दिन जो है वो उसको यौम जमहूरियत भी कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। लेकिन दुख की बात ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंडिया ने ये आज़ादी हासिल करके तो लोगों की जानें जो हैं वो उनका नाक में दम किया हुआ है, माइनॉरिटीज़ का और स्पेशली मुसलमानों का। सिख भी तंग हैं, क्रिश्चियन भी तंग हैं, वहाँ तामिल्स की मूवमेंट है, नक्सलाइट्स है, माओइस्ट्स हैं। तो ये एक बदनमा चेहरा है इंडिया का जो नज़र आ रहा है। और आज वाकई कश्मीर के दोनों तरफ जो लोग यौम स्याह मना रहे हैं और उसके अंदर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ हमदर्दी के तौर पे खड़ा है। काश कि आज हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आता और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आता, फॉरेन ऑफिस की तरफ से मिशन पे निकले हुए और वो सिंध के मिशन पे निकले हैं, वो 4 दिन से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका मैंडेट भी नहीं है। इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। सिंध के साथ अगर विजिट भी करना है तो जो डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि सिंध का मैंडेट कोई भी बंदा खो नहीं सकता, चूँकि पब्लिक ने उनको दिया है। और अगर वहाँ को खराबी है किसी तरीके से भी तो वो वहाँ उनके जो अपोजिशन के लोग हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे हम लोग करते हैं सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी और वो करना चाहिए।
तो इंडिया के ऊपर हमें अपने तौर के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि हमारे हर फॉरेन मिशन को भी ये जिस दिन ये यौमी जमहूरिया मना रहे हैं उस दिन इनके इस काले चेहरे को नंगा करना ज़रूरी है। मोदी इज़ लूजिंग हिज बैटल, स्पेशली सो अभी ये कहा जा रहा है कि वो हिंदू एक्सट्रीमिज़म का जो एक फ़िलासफ़ी लेके हिंदुत्व की और आरएसएस की फ़िलासफ़ी लेके जो वो झंडा लेके निकला था वो बैकफायर हो गया। और अभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो बदनाम हो चुका है, वो हिंदू इंडिया बन के सुकड़ के रह गया है और वो जो उनके सेकुलर क्रीडेंशियल्स थे वो सारे हवा में बिखर चुके हैं। यही जनरल साहब मेरा नुक्ता भी यही था कि हम इस वक्त आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पे सख्त, यानी कि जब अपोजिशन पे वार करना हो तो फिर तो बढ़ चढ़ के वार किए जाते हैं अपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो लफ्ज़ी जंग होती है। तो यही जो एक नहीं है ये अगर दिखाई जाती ख्वाजा महाज पे भी, वहाँ भी अगर आज कोई सख्त बयान अगर भारत से मुतल्लिक आ जाता तो वो बहुत अच्छा होता। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, ओवरऑल तो बड़ी तारीफ होती है ख़ारजा पॉलिसी की, लेकिन आज का जो दिन था सिंध में बैठ के वहाँ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना, वहाँ की हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाना, बहरहाल वहाँ पे आप अपोजिशन में आपका हक बनता है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा हैं, आज तो उनको कोई इंडिया पे बात करनी चाहिए थी, कश्मीर पे बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो सिंध में तब्दीली की हवा चलने की बातें कर रहे हैं। अच्छा समर भाई, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज के मौके पे कोई बयान दिया कि नहीं दिया, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, अगर उन्हें देना चाहिए था। लेकिन मैं अभी जो जनरल साहब से पूछना चाहता हूँ कि जनरल साहब, एक तहरीक चल रही थी खालिस्तान की, उसको सबताज करने में किसका किरदार था पाकिस्तान के अंदर से? जी अच्छा क्वेश्चन, सो बड़ी मेहरबानी आपने बात की, मैं इसके जवाब दे दूँ। देखिए, खालिस्तान की मूवमेंट बड़ी पुरानी है और बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि वहाँ जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सिखों के भी हो रहा है, उसको सैबोटाज तो हम अब पाकिस्तान में बैठ के, हमारी पॉलिसी तो यही है कि हम किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करते, और ये हम यूएन के चार्टर के ऊपर चलना चाहते हैं। और ये गोल्डन टेम्पल का वाक़या हुआ, उससे पहले सिखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हुए। अभी पाकिस्तान तो गुडविल जेस्चर कर रहा है। अभी देखें, और आपकी हुकूमत ने ही आके ये जो करतारपुर वाला खोला, आज अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान नहीं आया तो आपने कहा कि जी उनको देना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब वो तहरीक चल रही थी, जिसको उस तहरीक को पाकिस्तान में बैठकर किन लोगों ने सबताज किया, वो उसका जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, आप आफ्ताब साहब आप ही बता दें, मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तान नहीं, आपको पता है कि उस वक्त क्या हुआ, किसने जाकर उनको सारी चीजें प्रोवाइड की, उसमें कौन से किरदार थे, ये सब आपको जनरल साहब आपको पता है, आप तो फिर डिफेंस के आदमी हैं। अच्छा, बहरहाल मैं ये कहता हूं कि हम इस कश्मीर के मसले से आगे निकलकर हमें अपने मुकामी, अपने लोकल मसाइल की तरफ आना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो सिंध की सूरत हाल है, मैं सिंध की सूरत हाल के ऊपर बात करूंगा। सिंध की सूरत हाल, बिलखुसूस कराची की सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। 2 दिन पहले हमारे एक एमपीए को गोली मारी गई, पीपल्स पार्टी के एक चेयरमैन ने। उसके बाद कराची के अंदर जो, इसीलिए हम जब आते हैं और जब सख्त बातें करते हैं तो वो उसकी बुनियाद है। उसकी बुनियाद ये है कि जब हमारे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जाकर वफाक में शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं कि हमारे मसाइल को नहीं सुना जा रहा, इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि 18वीं तरमीम को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए ये बात करता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक दफ़ा फिर रिविज़िट करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद जाकर ये मसाइल हल होंगे। अभी बैलेंस का तवाज़ुन जो है वो ख़राब हुआ है, इसकी वजह से ये बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। और वफाक जो है, अगर वो वफाक फंड्स देता है तो वो फंड जो है वो कहीं और चले जाते हैं, जहाँ पे लगने चाहिए वहाँ पे नहीं लगते। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से वफाक और सूबे के अंदर एक कशीदगी है। अगर सूबा अपना काम प्रॉपर कर रहा हो और वफाक उसे जो हेल्प करता है, तो उसके बाद अगर सूबा काम कर रहा है तो फिर किसी को शिकायत की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी को डुबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो कमेटी बनाई थी पिछले दिनों, खान साहब ने गवर्नर साहब की सरबराही में फंड्स, जो तरक्याती फंड्स जो सिंध से मुतल्लिक वफाक के फंड्स हैं, वो उन पर अमल दरामद से मुतल्लिक उसमें गवर्नर साहब थे, कुछ MNS कराची से मुंतखब थे, MKM से मुतल्लिक भी कुछ लोग थे, MKM से वाबस्ता। तो ये इसलिए की थी, आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट उन फंड्स को एम्बेजल कर रही थी? बिल्कुल कर रही है, आपको पता है, सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। समर साहब, मैंने उस दिन भी शायद आपको एक पर्सनली भी दावत दी थी कि समर भाई आप कराची में आए
और हम मेरे साथ चल के कराची के हलकों में प्रोग्राम करें। देखिए हम लोग चैनल्स वाले और हम स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन जब आप हलकों में निकल के बात करेंगे, चाहे पंजाब के हलके में जाएं, आप केपीके के हलके में जाएं, ताकि लोगों को सही चेहरा दिखाएं। अगर हमारी वहां हुकूमत और काम नहीं कर रही तो उनको पॉइंट आउट करेंगे, देखें हम आपके हलकों में खड़े हैं, ये आपकी कमजोरियां हैं। इसी तरह आप सिंध में आए, कराची में आए, हम आपको लेके चलते हैं आप, ताकि आप वो काम कर सकते हैं जो मैं और आप नहीं कर सकते। मीडिया की आंख आजकल बहुत मजबूत है और मीडिया जो है बहुत मजबूत है, वो सब कुछ कर सकता है जो मैं और आप नहीं कर सकते। अब धामरा साहब, मामला यह है कि सिंध के अंदर ही आज जो सूरत हाल बनी हुई है, कराची की अगर हम बात करें तो बड़ा एक बुरानी कैफियत है वहाँ पे। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि कराची को 40 साल पुरानी हालत में बहाल किया जाए, जो गैर कानूनी 500 के करीब इमारत की निशानदेही हुई है कि वो गिराई जाए। इसका एक जवाब दे दूं, फिर आप सईद गनी साहब ने हाथ उठा दिए कि मैं नहीं गिरा सकता, मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, ओहदा छोड़ दूंगा। आज मेयर कराची ने भी कह दिया, वसीम अख्तर साहब ने भी, कि मैं ये काम नहीं करूंगा, हम ये नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत जो है नजरसानी दरखास्त दायर करे। तो धामरा साहब, ज़ाहिर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसने ये बिल्डिंग्स अलाउ की, बनने दी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए जब आप हाथ उठा रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते। और पहली बात तो अभी मेरे भाई ने बात की, और ये अक्सर वैसर पीटीआई ये नैरेटिव बेचती है मार्केट में कि जी फेडरल के जो फंड हैं वो सही यूटिलाइज नहीं होते हैं, इसलिए हम फंड नहीं। फेडरल के फंड कब आए हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि आखिरी जो फेडरल की तरफ से फंड आए हैं, जो सूबा बार बार ये चिल्ला के कहता है, आपको तो आए हैं अभी 5 माह हुए हैं, और आप इस तरह समझते हैं शायद कोई पीपुल्स पार्टी पीटीआई के जाती फंड जो है वो मांग रही है और पीटीआई कह रही है कि मैं अपने फंड नहीं दूंगा। ये फेडरल और सूबे के दरमियान मामला होता है। गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की होती है, उसमें कतई नजर के गवर्नमेंट किसकी है, मगर अब पीटीआई को कौन समझाए कि आपने फंड रिलीज ही नहीं किए तो वो सही जगह लगने और ना लगने का सवाल कहां से पैदा होता है। और दूसरी बात, जब इन्होंने ये की शुरू में कि हम फंड बंद कर देंगे, ये सियासी रुश्वत है, निकाले खान साहब के कितने क्लिप्स, या मेरे पास इस मोबाइल में पड़े, मैं दे सकता हूं आपको। अब आप इनसे पूछें कि आपको फंड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर आपके एमएनएस को फंड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 15 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला हो गया जी, जारी देखें अब किस तरह आप पे एतबार करें हम, मुझे तो नहीं आपकी कौन सी बातों पे हम एतबार करें, पहली बात तो ये है। मसाइल और दूसरी बात, हल्के की वो स्कीमें बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके लीडर ने कहा था, तो फिर कौन करेगा? आपके लीडर ने इसको सियासी रिश्वत करार दी है। आफ्ताब भाई, आपके लीडर ने इसको सियासी रिश्वत करार दिया है। पीटीआई के यही तो मुनाफिकत है ना। ब्रेक के बाद हम कहेंगे सुना भी दें जरा खान साहब क्या कहा करते थे तरक्याती फंड से मुताल्लिक। ब्रेक से वापस आके करता हूं बात, मैं आपको बता देता हूं, ब्रेक से वापस आके बात करता हूं। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बैरिस्टर सैफ साहब का मौक़िफ़ भी इस पे शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही थी, यकीनन वो लोग जिनकी शादियां कल शेड्यूल्ड थी, एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला थे, उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ होगा कि अब कॉल वापस ले ली है कराची के अंदर जो शादी हॉल्स मालिकान थे। अब कराची की सिचुएशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंध की सियासत को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें अभी ज्वाइन किया है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। और जो डिस्कशन चल रही थी, इससे पहले मैं बैरिस्टर साहब की तरफ आऊँ, जो पहले डिस्कशन जहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी ब्रेक से पहले, मैं चाहूँगा वहीं से रिज्यूम की जाए। और जो बात धामरा साहब कर रहे थे कि तरक्याती फंड्स का मामला जो है, वो खान साहब तो पहले बड़ी तनकीद किया करते थे कि एमएनएस को तरक्याती फ़ंड नहीं देने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम जो है उससे हम एम्पावर करेंगे। मैं चाहूँगा वहीं से ज़रा बात को आगे बढ़ाया जाए कि हम सुना देते हैं ज़रा कि खान साहब क्या कहा करते थे, और बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक भी खान साहब ने बड़े वादे किए थे, वो वादे पूरे अभी तक होते नज़र नहीं आ रहे। ज़रा सुना दें जी। जिधर हमारी हुकूमत है, एक नया बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे, नाज़िम की डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को डायरेक्टली इलेक्ट करवाएंगे, उसको हम एम्पावर करेंगे, उसके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस होंगे ताकि एक निचली तौर पे डेवलपमेंट हो। अब तक ये होता रहा है कि सारा पैसा पंजाब के अंदर और सिंध में चीफ मिनिस्टर के पास होता है। वो क्या करता है, वो जो पैसा जाना चाहिए बल्दियात में, वो दे देता है डेवलपमेंट फंड्स एमएनए और एमपीए को। तो हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतरीन करना है। जी आफ्ताब जहांगीर साहब रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर कहा तो खान साहब ने कुछ और था, लेकिन 15-15 करोड़ रुपए जारी हो रहे हैं तमाम एमएनए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही थी, देखें इसमें आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जहां पर हमारी हुकूमत होगी, सूबाई हुकूमत, वहां पर हम डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, नाजिम का, मेयर का, और उसके बाद जो है पावर जो है नीचे तक डिवेल्प करके और फंड्स जो है नीचे तक मुंतकिल किए जाएंगे। अच्छा,
इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये उसमें वर्क हो रहा है, काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने भी आ जाएगा, पंजाब में, KPK में और जहाँ भी। लेकिन सूबे सिंध की सूरत हाल डिफरेंट है। अच्छा समर साहब देखें, इसमें मैं कोई ऐसी बात लड़ाई वाली बात नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि जी सूबे कराची के और शहरी इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो शहरी इलाके से बिलोंग करता हूँ, कि कराची के अंदर जो मसाइल हैं, जो मैंने कई दफ़ा असम्बली के अंदर जनाब बिलावल जूनियर साहब, खुर्शीद शाह साहब और दीगर हजरात के पास जाके रिक्वेस्ट तक की कि जी ये कराची के अंदर ये मसाइल हैं, इनको देखें, लेकिन वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएं? लोग तो हमसे पूछते हैं, लोग कहते हैं हमने आपको मुंतखब किया है तो हमारे मसाइल कौन हल करेगा? तो फिर हमें मजबूरन वफाक की तरफ देखना पड़ता है। जब हमने उनसे कहा कि भाई हमारे साथ ये मसाइल हैं, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा कि जी हम आपको 15-15 करोड़ रुपया देंगे, आप अपने इलाके की जो मसाइल हैं, स्कीमें हैं, वो गवर्नमेंट को दें, हम उन पर काम करेंगे। तो इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? अच्छा ये बहरहाल पंजाब के अंदर भी तो बलदियाती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं सका, बड़ी वहाँ से भी शिकायत आ रही है। वहाँ के जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। क्या बात है? मैं आता हूं आपकी तरफ जरा। बैरिस्टर साहब अब जो मामला है 30 साल दिए, हमें 5 महीने भी नहीं दे रहे आप। नहीं हो रही इस पे भी हैरत नहीं हो रही यूटर्न पे। चले ये कि अभी आप बार-बार मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं दोबारा तो आपकी तरफ, मैं चाहूंगा बैरिस्टर साहब का मौके पे शामिल कर लूं जरा। मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा से बैरिस्टर साहब, ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ से। बैरिस्टर साहब मामला यह है कि एक तरफ तो पिछले दिनों बड़े जोर शोर से सिंध हुकूमत को हटाए जाने की, वहां पे तब्दीली लाई जाने की बातें हो रही थी, अब भी तब्दीली की बातें वायरल हो रही हैं, लेकिन हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की अपनी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी बुनियादें थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। बड़ा सख्त एक इख्तलाफ हमने देखा था, काफ लीग का सामने आ गया था, बाद में फिर ताल्लुकात ठीक हो गए। MKM से मुतल्लिक भी बातें बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आपके ताल्लुकात भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है वफाकी हुकूमत, आप हुकूमत में हैं तो सही, लेकिन आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके जो मुतालबात थे कि जो एग्रीमेंट हुआ था आपके साथ उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो कैसे ताल्लुकात ठीक हैं या अभी ख़तरा इन्हें खुद यहाँ से मौजूद है? देखें, बावजूद इसके कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं वफाक में, तहफ़्फ़ुज़ात तो यकीनन हैं और पार्टी के अंदर ये एक तासुर यकीनी तौर पर मौजूद है कि जो कमिटमेंट्स हुई थी, मुआहदा हुआ था, उस पर अमल तो हो रहा है लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में नहीं हो रहा, और कई ऐसी जुज़ियात उस मुआहदे की हैं जिस पे अभी काम होना है। उसमें मैं जो डिस्कशन चल रही थी, जो ख़ास तौर पे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से है, उस मुआहदे में भी ये शिक है और ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाएगा, एम्पावर करना था फंड्स वगैरह के हवाले से, क्योंकि हमारा उस पर ही प्रॉब्लम था। सूबाई हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ चल रहा है, वो उसमें वफाक का अमल नहीं, देखें वफाक के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ तो तनाज़ा है, क्योंकि हमारा बहुत अरसे से ये गिला है कि सूबाई हुकूमत ने हमें फ़ंड्स की फराहमी रोकी हुई है, कुछ इख्तियारात ले ली हैं, वो एरियाज़ जो कि कराची की बल्दिया के अंडर होने चाहिए थे वो वफाकी सूबाई हुकूमत ने ले ली। ये तो पुराना चल रहा है, तो इलेक्शन से भी पहले अब उसी को एड्रेस करने के लिए, चूंकि हमारा मैंडेट कराची से है, तो हम चाहते थे कि कराची में हम अपना काम कर सकें। उसके लिए हमने वफाक की तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तो उसमें मेन एक रीज़न भी यही था कि चूंकि सूबाई हुकूमत के साथ काम नहीं चल रहा हमारा, तो हम वफाक से हेल्प ले सकें। मकसद पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ है ना अभी तक, और खास तौर पर इंतजार करेंगे। देखिए, इंतजार करना तो एक और बात है, वो तो ज़ाहिर है वी आर पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एट द मोमेंट, और हम उनके साथ दुनिया है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये काम हो, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें पीछे हट जाते हैं तो उससे क्या होगा। देखिए, हमारा मेन इंटरेस्ट जो है कि जो हमारा मैंडेट है, जहाँ से जो हमारा इलेक्टोरेट है, उसको हम कोई फ़ायदा दे सकें। अगर हम वफाकी हुकूमत से हट जाते हैं, सूबाई हुकूमत के साथ भी तनाज़ा चल रहा है या प्रॉब्लम्स हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आप उम्मीद आपकी है कि वफाक से शायद आपको रिलीफ मिलेगा, है कि हम अपने जो इश्यूज़ हैं, मुआहदा है, उस पर अमल करवाया जा सके। जनरल साहब, अब पंजाब के अंदर भी मैं आता हूँ आपकी तरफ। जनरल साहब, जब पंजाब के अंदर भी चूँकि नून लीग का इस वक्त जो बल्दियाती सेटअप है वहाँ पे वो नून लीग के ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। अब जो चेयरमैन हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि हमें हमारे फंड्स नहीं मिल रहे, हमारे इख्तियारात जो हैं वो छीन लिए गए हैं, बिल्कुल हमें बेख्तियार कर दिया गया, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा था कि हम बल्दियाती निज़ाम को एम्पावर करेंगे, एटलीस्ट जो अभी बैठे हुए हैं लोग उन्हें ही इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, यानी इंतज़ार किया जा रहा है कि अपने लोग जब आ जाएंगे, तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड बल्दियाती सेटअप आ जाएगा तो फिर फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले
जो उनके 2-3-4 साल में अपनी मूवमेंट रही, उसमें बड़ी आइडियल बातें की। और उसमें ये बात भी जो उन्होंने की, बात बड़ी ठीक थी कि पैसे MNAs MPAs को ना दिए जाएं, बल्कि लोकल बॉडीज़ को किया जाए और वो करें, और MNAs MPAs लेजिस्लेशन करें। आई थिंक ये आइडियल बात, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने और भी बहुत सी अच्छी बातें की, लेकिन अब जब आके डिलीवरी पे बात आता है तो अभी नथिंग इज़ इन साइट। ठीक है, सिंध के अंदर तो एक और हुकूमत है, लेकिन आप जैसे वेरी राइटली कह रहे हैं, पंजाब के अंदर है, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी अपनी वो हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर उनके तावन के साथ एक हुकूमत बनी हुई है। यहाँ कम अज़ कम एक उसकी इब्तदा तो हो जाए। इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, तो पुलिस रिफॉर्म चलो सिंध वाले तो शायद वो अपने तौर पे करें, लेकिन बाकी सूबों को का क्या हुआ? आपने तीसरी कोशिश हुई है पंजाब में, कमेटी बनी है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। जी 50 लाख घरों की बात थी, कोई 1 करोड़ जॉब्स की बात थी। अभी अगर आपकी जो GDP है वो 5.8 से 3 पे आ जाएगी, तो जॉब्स तो लखों खा मिलियंस जॉब ज़ाया होंगे। तो मतलब है कि ये ठीक कहते हैं आफ्ताब साहब के 5 महीने हुए हैं, लेकिन 5 महीने में एक डायरेक्शन और विजन, बिकॉज आप गवर्नमेंट इन वेटिंग थे और आपको 2014 के धरने से पता था कि क्या होना है और हमने कैसे हुकूमत में आना है, तो आपको उसकी प्लानिंग करके तो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी भी ये जो मिनी बजट के कुछ पॉइंट हैं जो बड़े अच्छे हैं, मैं समझता हूँ, मैंने सेनेट में भी उनकी अप्रिशिएट किया है। ये राइट ऑन डे 1 इनको पता होना चाहिए था कि ये चीज़ें हमने करनी है। और असद उमर साहब जो थे फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी थे, लेकिन मैं कहता हूँ वक्त ज़ाया हो रहा है ना, इससे आपकी इकानमी सफ़र करती है, आपकी क्लाइमेट सफ़र करती है। अभी IMF का डिसीजन नहीं हो रहा, कब होगा कैसे होगा, इससे अनसर्टनिटी है। तो वो हम सब का कंसर्न है, सिर्फ उनका कंसर्न नहीं है, क्योंकि मईशत खराब पूरे मुल्क का नुकसान तो पूरे मुल्क का नुकसान होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो इनके वादे वगैरह जो किए हुए हैं, उनके ऊपर पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात, और बड़ी अच्छी पिन ड्रॉप साइलेंस में इमरान खान को लोग सुनते थे, और मैं बड़े लोगों को देखता था, बड़े दानिश्वर कहते थे बड़ी काम की बातें की है। लेकिन ऑनेस्टली जब पहला अपनी टीम ही इकट्ठी की है, तो वो उसके अंदर चूं चूं का मुरब्बा है, कोई किधर से कुधर है, टीम है ही नहीं। और फिर उसके बाद उनको जो मैंडेट दी गई है, थापड़ा मार के लोगों की बेइज्जती कराई जाती है, सेनेट के अंदर भी और बाहर भी। वो लोग जो उठ के बोलते हैं, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ना चाहे तो देयर इज नो क्वेश्चन, सेकंड डे आप सैक कर सकते हैं। लोग भी तो बोला करते थे जनरल साहब, देखिए वो भी गलत। अगर जो तकरीरें की थी बड़ी हमारे लोग जब हदूद क्रॉस करते थे वो भी गलत करते थे। क्या इन्होंने हर गलत बात को भी कॉपी करना है? लेकिन वो भी उस वक्त करते थे जब उनको प्रोवोक किया जाता था। आपने देखा कंटेनर के ऊपर क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, और क्या कुछ तू मैं ओए, आप कफन उठा के साथ वाली पार्टियां वहां खड़ी होती थी। वो माहौल बहुत खराब था। अभी उसको बेहतर करना मुल्क के मफाद में, और हमने बारहा पीपल पार्टी की क़यादत ने भी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी ये कहा है कि हम मुकम्मल तामन हुकूमत के साथ करने को तैयार हैं, उस लेजिस्लेशन में और उस हर कदम में जो मुल्क के मफाद के अंदर होगा। माहौल को बेहतर करना आई थिंक मुल्क के मफाद में और हुकूमत के मफाद में भी। धमरा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था साहब ने कि इनका इशू जो है वो बेसिकली सूबाई हुकूमत से है। नो डाउट, जाहिर है ये वहाँ की मैंडेटरी एक पार्टी थी, उनका इशू है। देखिए, पहली बात तो जो OZT एक लोकल बॉडी का जो रेगुलर जो एक फंड है, वो बिल्कुल बलदियाती इदारों को मिलता है, और ये कभी भी मेयर कराची ने नहीं कहा कि उस फंड में कभी कटौती की है सिंध गवर्नमेंट ने। उसके बाद 50 करोड़ रुपए KMC को मिलते हैं एडिशनल सूबाई हुकूमत की तरफ से कि आप अपने मामलात को ठीक करें। ये मैं रिकॉर्ड पे आपके बात कर रहा हूँ। उस पर भी कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं जनाब वो हमें पैसे नहीं मिलते हैं। ये तो OZT जो एक फंड है, ड्यू शेयर है बलदियाती इदारों का, वो मिल रहा है। उसके बाद 50 करोड़ रुपए KMC को एडिशनल मद की सूरत में मिलता है। उसके बाद भी सूबाई हुकूमत ने कराची में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट अपनी मदद आपके तहत के हैं। ये जो हम इशू उठाते हैं ना फेडरल की तरफ से कि फंड नहीं मिलता और सूबा सफर कर रहा है, उसमें कराची शहर की भी बात करते हैं। जिस तरह मुत्तहदा को तशवीश है कराची में काम ना होने की वजह से, तो कहां से होगा काम? ये फंडिंग से होगा। मगर फेडरल साइलेंट है और ये ताने दे के जी हम फंड आपको नहीं देंगे। 90 अरब रुपए ड्यू शेयर है सूबे का, पीपुल्स पार्टी का नहीं, सूबाई हुकूमत का, सिंध सूबे का ड्यू शेयर है, जिसके आप इनकार नहीं कर सकते। मगर उस पर भी ये कहते हैं कि जी हम फंड देंगे तो ये सही, जिस तरह कोई हम जाती तौर पर फंड मांग रहे हैं। तो ये जो तफ्शीश है
जो अभी मुत्तहिदा की तरफ से आई, ये तशवीश हमें भी है कि सूबा सफर कर रहा है, कराची मेगा सिटी है, उसकी तमाम डेवलपमेंट के लिए सूबाई हुकूमत अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रही है, मगर वफाक जब ताउन नहीं करेगा तो जाहिर है बर्डनिंग होगी सूबे के ऊपर। जो वफाक ने एक शर्त रखी थी कि हम कमेटी बनाएंगे, गवर्नर साहब की सरबराही में वो ओवरसी करेगी, जो ये उन मंसूबों से मुतालिक थी जो वफाक की तरफ से वहां पे थे मंसूबे। सिंध गवर्नमेंट के तो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे तो वफाक की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। वो तो आपने खुद करना है। एक तो सूबे का ड्यू शेयर होता है ना, उस पे आप जो है वो कमेटी किस तरह बनाएंगे? वो ड्यू शेयर तो सूबाई महकमे के पास जाएगा, फाइनेंस के पास जाएगा, गलत इस्तेमाल होगा। आप वैसे ही हमारा हिसाब कर रहे हैं, जरा और तेजी के साथ कर लीजिएगा। मगर जो वफाक के अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अगर वो गवर्नर की कमेटी बनाते हैं तो बेशक अपना शौक पूरा करें, सूबे में लगाएं पैसा वफाक की तरफ से, हम वेलकम कहेंगे। मगर ये तो सिर्फ सुहाने ख्वाब वाली बात है ना, ये तो यूटर्न पे यूटर्न वाली बात है। किस बात पे मैं सदके जाऊं, इनके वादों पे एतबार करूं मैं? चले, बहरहाल कराची से बड़ा मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जाहिर है कोई अगर वहां पे कोई कमी बेशी है तो भरपूर तवज्जो देना होगी तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट को। कराची की सूरत हाल पर भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। बात चल रही थी वफाक और सिंध के दरमियान एक जो कशीदा सूरत हाल है, ज़ाहिर है इस कशीदगी से गवर्नेंस मुतासिर होती है। ओवरऑल भी जो इस वक्त एक सियासी माहौल है महादराई का अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, इससे भी पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन मुतासिर हो रही है। चूँकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, खुद खान साहब भी ये कहा करते थे, जिस तरह हमने सुनवाया भी पिछले सेगमेंट में, कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNAs हैं, उनका काम तो लेजिस्लेशन करना है, कानून साजी करना है, तो यहाँ पे भी कानून साजी नहीं हो पा रही। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, सारे माहौल को बेहतर रखना, कंट्रोल में रखना, सिचुएशन को, माहौल को एक हम कहें कि पुरअमन रखना, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि पार्लियामेंट के अंदर माहौल अच्छा रखा जाए। गो कि अपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। अब कभी कोई वजीर आके सख्त बयान देता है, कभी किसी का ट्वीट आ जाता है। अब बजट का मामला था, बजट पेश हुआ, उस पर बहस होनी थी, बहस नहीं कराई गई, बड़ा सख्त तनकीद हो रही है पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से कि आपने क्यों बहस नहीं करवाई उस पर, पहले आपने प्रोरोग कर दिया। फौजी अदालतों का मामला था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसकी अगर आपकी हुकूमत खुद समझती है तो फिर ये आना चाहिए था मौजूदा बजट के दौरान, लेकिन आप कंसेंसस ही पैदा नहीं कर सके इस तल्ख सियासी माहौल के अंदर। अच्छा देखिए समर भाई, कि जब ये बजट की जो फाइनेंस बिल पेश किया जा रहा था, उससे पहले स्पीकर के चैम्बर में तीनों पार्टीज़ के लोग बैठे, उन्होंने एक तय किया कि जी हम इस तरह असेंबली को चलाएंगे। जब तय करके आप बाहर आए, और आने के बाद जब अभी फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने अपना बिल पेश भी नहीं किया, तो शहबाज शरीफ साहब कायदे खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी मैं बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा साहिवाल सानिया के ऊपर, लेकिन उन्होंने साहिवाल को छोड़कर वो कहीं से कहीं पहुंच गए। तो अब सूरत हाल तो ये खुद ख़राब करते हैं, जो तय करके आते हैं उस पर अमल नहीं करते। सिर्फ 10 मिनट के अंदर बाहर, सिर्फ स्पीकर से कमरे से बाहर आने के बाद अपनी बात पर कायम नहीं रहते, फिर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वहां से ऑपोजिशन वाले खड़े हो जाए। मुराद साहब को ट्वीट करने का किसने कहा? उसके बाद मुराद सईद साहब की तरफ से इतना सख्त तकरीर कर देना, ये तो बिल्कुल वो ऐसा लगता नहीं कि गवर्नमेंट में लगता है कि जब आप किसी को कुछ कहेंगे, जब आप सख्त बात करेंगे तो फिर सख्त बात सुनने का हौसला भी होना चाहिए। अच्छा, फिर जब फाइनेंस बिल पेश हो रहा था तो मुसलसल एहतजाज किया जा रहा था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था फाइनेंस बिल के ऊपर। अगर मैं वो फुटेजेस चला दूं कि जिस वक्त नून लीग बजट पेश कर रही थी तो तहरीक इंसाफ के काम तो आके डेस्कों पे चले गए थे, फ्रंट पे आके स्पीकर के उन्होंने बात करूंगा। हाँ जी ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने जो बात की थी सिंध गवर्नमेंट की, और वो के फंड्स जो पिछले 30 सालों में इनको फंड्स मिलते रहे, क्या वो कराची शहर पे लगे? कोई इनसे पूछने वाला है कि वो फंड्स गए किधर? तो यही तो हमारा सवाल है, हम इनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि वो जो आपको पिछले 30 साल से फंड्स मिल रहे थे, वो पैसे कहां गए? वो दुबई में, वो न्यूयॉर्क में, वो इंग्लैंड में, वो ये मुख्तलिफ जगहों पे चले गए, जिसकी वजह से इनके ऊपर से एतमाद उठ गया। अगर ये वो फंड्स लगाए भी होते तो रिस्पॉन्ड करते तो टाइम शॉर्ट है, ठीक है, एतमाद भी बहाल होता। अगर बात सुने, आप कह रहे हैं कि फंड कहां गए? पहले तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं सिंध के अवाम के आगे, ठीक है। थर्ड टाइम पीपुल्स पार्टी मैंडेट लेके आती है सूबे से। एक बात याद रखी जाए,
और दूसरी बात, जब आप कहते हैं आप सूबे में कराची के अंदर जो सूबाई प्रोजेक्ट हैं, मैं चैलेंज करता हूं समर साहब कल प्रोग्राम करें, आफ्ताब जहांगीर साहब भी हो और मैं भी आता हूं, कल करें। उसमें मैं आपको बताता हूं कि पीपुल्स पार्टी ने जो सूबाई जो प्रोजेक्ट कराची में चलाए हैं और वो चलाए हैं, और जो फंड और जो सिंध के फंड बाहर जाने वाली बात है, तो ये जो सिलाई मशीन के बहाने पैसों की मशीन न्यू जर्सी में जो पैसे निकल रहे हैं ना, ये कम से कम सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं थी ऐसी मशीन। जी सर वो तो अब वो जाती हैसियत की बात नहीं, जाती नहीं, आपने पैसों की बात की, मैंने नाम नहीं लिया, किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया, मैंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। आईना दिखाइए, आप नाराज हो गए निकले, अब उनकी बात चलो नाराज हो गए आप, वो अलग बात है। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, हम किसी मैंने वो सिलाई मशीन पैसों की सिलाई मशीन किसी और तरफ चली जाएगी। मैं जरा पार्लियामेंट की तरफ इसको दोबारा लाना चाहूंगा। जनरल साहब, आप भी चूंकि सेनेटर हैं, बैरिस्टर सैफ साहब भी सेनेटर हैं, तो सेनेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि पहले तो तकारीर बड़ी सख्त सख्त हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हुकूमत की तरफ से कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। वज़रा नहीं थे, अब चेयरमैन सेनेट साहब को यह कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखें, यहाँ वज़रा आएँ जवाब दें। जब आप लोग गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त आपको ये ताना मिलता था कि वज़रा नहीं आते, कोरम टूट जाता है, आप नहीं रख सकते थे। ये तहरीक इंसाफ भी करती थी। खान साहब ने पिछले हफ्ते भी ट्वीट भी किया कि इतने ज़्यादा खर्चा करके पार्लियामेंट का सेशन चलता है और वहाँ होता क्या है, अपने लोग नहीं आते वहाँ पे। बैरिस्टर साहब मैं चाहूँगा पहले आप रिस्पॉन्ड करते हैं, अब आप गवर्नमेंट से हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वज़रा नहीं आते सेनेट के अंदर। मैं गवर्नमेंट से तो नहीं हूँ, गवर्नमेंट का एक छोटा सा इत्तेहादी है और रोज़ाना ही तकरीबन जब इजलास होता है और इस तरह का हंगामा होता है, तो मेरी अटमोस्ट कोशिश ये होती है कि हमारी तरफ से कम ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कोई ऐसा बहाना अपोजिशन को ना मिले। लेकिन बदकिस्मती की बात है, और मैं इस बात के एक्नॉलेज करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता कि अमूमन हमारी तरफ से भी अच्छी खासी कमज़ोरी का इजहार किया जाता है, जिसकी वजह से अपोजिशन को मौका भी मिल जाता है। मसलन अभी आपने कहा वज़रा नहीं आते, अब कल भी यही हुआ, वज़ीर साहब नहीं आ रहे थे, हालांकि बिल्डिंग में मौजूद थे लेकिन हॉल में नहीं थे, उससे अपोजिशन को बहाना मिल गया। और मैं अपने ट्रेजरी के साथियों को यही कहता हूं कि यार आप अपोजिशन पे रोना छोड़ दें, अपोजिशन का काम ही आपको तंग करना है, और यही अपोजिशन होती है कि वो आपकी कमज़ोरियों को पॉइंट आउट करें और उससे एक्सप्लॉइट करें और ख़बर बनवाएं और आपको डिफेंस पे लेके जाएं। आप लोग अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको फूलों के हार रोज़ाना आके पेश करेंगे तो ये गलत अप्रोच है आपकी। आपको उनको बहाना नहीं देना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ मौका हमारी तरफ से भी मिल जाता है, कुछ हमारे वज़रा की तरफ से जिस तरह के बयानात आते हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवरऑल पार्लियामेंट का और हमारे पार्लियामेंटेरियंस का क्या है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स, जो पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, उसको जब हम पार्लियामेंट के अंदर ले आते हैं तो हम वो जो एक बारीक सा फ़र्क होता है स्टेट क्राफ्ट में, हुकूमत चलाने में और सियासत करने में, जो पब्लिक सियासत हुई, उसमें हम फ़र्क भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात वो जगह जहाँ हमें सियासत, अवामी सियासत की इशूज़ को नहीं उठाना चाहिए, वहाँ हम वो उठाते हैं, हमारा अंदाज़ वो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुखालिफ को मौका मिलता है। और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान न मेरा हो रहा है, ना अपोजिशन का हो रहा है, ना एक आम आदमी का जो इस सिस्टम पर डिपेंडेंट है, उसका नुकसान हो रहा है जब हम लड़ते हैं। के दौरान लड़ाई ज्यादा हुई है, अवामी इश्यूज पे डिबेट बहुत कम हुई है। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट जो है ना, उसके अपना एक स्टैंडर्ड है, उसके नाम्स हैं, उसके मैनरिज्म है। और ये ठीक कह रहे हैं बैरिस्टर साहब कि हमें ये देखना होगा कि हम इलेक्टेड लोग हैं, और ये मसलन सेनेट है तो ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसी तरह नेशनल असम्बली में लोग हैं, तो हमें वहाँ डिग्निफाइड तरीके से कंडक्ट करना होगा। लेकिन अपोजिशन तो वॉकआउट इसलिए करेगी, चूँकि मैं उधर ख़ुद सेनेट में होता हूँ, बैरिस्टर साहब भी मेरे साथ होते हैं, अभी कल परसों भी जब सुबह आए हैं तो एक वज़ीर भी नहीं था। देखिए, हमारे वक्त में भी ये कई दफ़ा शिकायत आती थी कि कंसर्न्ड वज़ीर को इधर होना चाहिए, वो क्यों नहीं है। लेकिन नहीं मुसलसल नहीं, देखिए थ्रू आउट एक हमारा मिनिस्टर जो था ना, शेख आफ्ताब साहब, पार्लिमानी मिनिस्टर, थ्रू आउट उधर होता था, वो उनके जवाबात। लेकिन कई दफ़ा ये मसला होता था कि उनके पास ब्रीफ नहीं होता था उस पॉइंट का जो रेज है, तो उस वक्त फिर रज़ा रब्बानी साहब वेरी जेन्युइनली स्नब करते थे कि जाओ, और रुक जाता था साहब ना और ले आते थे। लेकिन इनका भी कंसेक्टिव 2-3 डेज के अंदर जब इंपॉर्टेंट इशू तो कोई एक भी नहीं था, और उसके ऊपर जो इनके लीडर ऑफ द हाउस हैं शिबली फराज साहब, जो एक वेरी डिसेंट और बड़ी अकोमोडेटिव, और ही वांट्स टू रियली रन दी थिंग, और वो कोऑपरेट भी करते हैं। वो खुद कल परसों कह रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आप इनको कोशिश करेंगे। अभी बस बजट पेश होना है, तो असद उमर साहब राइट उधर मौजूद थे, लेकिन वो नहीं आए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा।
तो फिर ऑब्वियसली जो सेनेटर्स हैं वो समझते हैं कि आप इस हाउस को सेकंड रेट हाउस समझते हैं। यू शुड कम, आपने ले ही करना है। आज कौन सी डिस्कशन होनी है, कम से कम आके प्राइम मिनिस्टर ने आके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द सेनेट ये कहा था कि मैं आऊंगा और मैं क्वेश्चन भी लिया करूंगा, हर हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में आ जाऊंगा। हर चीज पे यू टर्न अभी 3-4 जुमले कसते हैं उनपे, इसलिए वो नहीं आते। फवाद चौधरी साहब ने कल भी गिला किया, वो आए, वो कहते हैं किसी जैसे हम खड़े होंगे, हम वेलकम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की रिगार्ड भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे, लेकिन हम हाईलाइट करेंगे वो फैक्ट्स जो हमारे पास है एंड और उसके फायदा। ये फेल्यूर है हुकूमत साइड का कि आप एक बजट पेश कर रहे हैं, हुकूमत के अपोजिशन के डर से आपने अपने एक वजीर को खड़ा कर दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जनरल साहब ने बात की कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे ना, देखें जब हम अपोजिशन में थे और मियाँ साहब आते थे ना, आए कभी नहीं, लेकिन जब इस लेवल के लोग आते हैं तो यकीन करें अपोजिशन में भी यही होता है कि नहीं, उसके ऑफिस की और उसकी हैसियत की रिस्पेक्ट हमने उनको वेलकम किया, चचोरी हरकतें नहीं करनी। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही बड़े यानी कि पॉजिटिव नोट पे ये खत्म हो रही है हमारी आज की डिस्कशन के। अपोजिशन कहती है कि हम खुद प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करेंगे अगर वो सेनेट के अंदर आते हैं। आज की सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि जो सियासी एक लड़ाई है वो अपनी जगह पर मौजूद रहती है, लेकिन इससे गवर्नेंस मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इससे जो पाकिस्तानी अवाम के इश्यूज़ हैं वो नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए, वो बैक बर्नर पे नहीं चले जाने चाहिए, और साथ ही साथ जो कानून साजी का अमल है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त 5 माह के दौरान हमने जो देखा अब तक गवर्नेंस नज़रअंदाज रही है, कानून साजी नज़रअंदाज होती रही है, अवामी इशूज़ नज़रअंदाज होते रहे हैं। जो ज़्यादा फोकस रहा है वो लड़ाई का, बढ़ चढ़ के एक दूसरे पे तनकीद करने का, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों तरफ से। तो ये सिलसिला आने वाले दिनों में कंट्रोल होना चाहिए। आप सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के शो में इतना ही, हमें इंतजार है आपके फीडबैक का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।